नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में आज हमारे साथ मुखातिब हैं बिहार झारखंड के सबसे चर्चित नेताओं में से एक सरयू राय जी। सरयू राय जी विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन उन पदों से ज़्यादा इनको ख्याति एक एक्टिविस्ट के तौर पे मिली है। पूरे देश में लोग इन्हें एक एक्टिविस्ट के तौर पे मानते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा और निजी यात्रा कैसे रही, क्या रही, उसके बारे में हम पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सरयू राय जी का स्वागत करेंगे। राय साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। जी, आपको लोग एक एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं। आप मंत्री रहे, विधायक रहे, एमएलसी रहे, बहुत लंबा कैरियर रहा है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो एक राजनीतिक यात्रा जो आपकी कहाँ से कैसे शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। शुरुआत अनायास है, कोई प्रयास नहीं किया गया इसके लिए। जब प्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था 74 में, हम लोग उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। उसमें विद्यार्थी परिषद का मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता था। उसके पहले आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो जो बातें होती थीं, विचार आते थे कि भाई समाज अच्छा बनना चाहिए और जो अनियमितताएं हैं, गलतियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। जेपी आंदोलन में भी भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, महंगाई, ये सब मुद्दे थे जिनके विरोध में आंदोलन था। एक प्रयास था कि स्थिति सुधरे। जब कहीं दिखाई पड़ता है कि कोई न कोई व्यक्ति, व्यवस्था हालात को और बदतर बनाने का प्रयास कर रही है, तो एक स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है आवाज़ उठाने की उसके खिलाफ में। तो इसी इच्छा के व्यक्ति ही है जिसके कारण से लोग कहते हैं कि आपकी भूमिका एक्टिविस्ट की रहती है। हालांकि आज की समसामयिक राजनीति में एक्टिविस्ट शब्द को बहुत अच्छी तरह से, अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है और ये माना जाता है कि राजनीति या किसी पद पर आप हैं और उस पर रहते हुए आप एक्टिविस्ट की भूमिका निभाइए, इसको लोग मानते हैं कि दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों में सामंजस्य है। किसी पद पर आप गए हैं, कोई जिम्मेदारी आपको मिली है, किसी न किसी प्रकार से थोड़ी शक्ति आपको मिली है, तो जब उस शक्ति का उपयोग इन चीज़ों को सुधारने में नहीं करिएगा, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाइएगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य पालन में कोताही कर रहे हैं। तो मैं यही करता हूँ। अब इसको लोग एक्टिविस्ट के नज़रिए से देखते हैं। तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि आपकी, पॉलिटिकल फैमिली से आप नहीं थे। साइंस कॉलेज में, जहाँ तक मेरी पास जानकारी, आप साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे। तो कहा जाता था अभी भी साइंस कॉलेज में जो जाते हैं उनके माता पिता थोड़ा सपना संजोते हैं कि ये आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा मेरा बच्चा। आप राजनीति में आ गए, तो विरोध या कोई सलाह नहीं दिया आपको किसी ने कि भाई आप पढ़िए लिखिए सब काम? मेरे पिताजी, मेरी माँ तो बिल्कुल निरक्षर थी जी। पिताजी मुश्किल से दस्तखत करने का अभ्यास उन्होंने कर लिया था जी। तो उनके लिए किस तरह की पढ़ाई है, समाज में कौन सी हैसियत किस तरह के काम से मिलती है, कोई बहुत इल्म नहीं उन लोगों को था। खेतिहर थे, किसान थे, खेती करते थे, मध्यम वर्गीय किसान परिवार में। तो लोग आनंद से उसमें जीते थे। कई बार तो लोग कहते थे कि भाई अरे ठीक है, पढ़ लिख के नौकरी मिलेगा, खेती है ना, करेंगे हम लोग। तो मगर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, साइंस कॉलेज में आया, उसमें व्यवस्था काम कर रही थी, इसलिए साइंस कॉलेज में हम लोग का एडमिशन हो गया। पोस्ट कार्ड से मैंने फॉर्म के लिए लिखा, फॉर्म आ गया, फॉर्म डाक से भरा, वो आ गया। मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, उसके सारे कागजात डाक से आ गए जी। तो आज का ज़माना होता तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। एडमिशन हो गया डाक से, हॉस्टल मिल गया, तुरंत वहाँ के नोटिस बोर्ड पर सट गया जी। तो उस समय कितना हम लोग को आज भरोसा नहीं करेगा कि जब महीने में हम लोग 50 रुपया खर्च करते थे तो लगता था लग्जरी का जीवन जी रहे हैं। 33 रुपये में मेस में दो शाम का खाना हो जाता था। 10-15 रुपये में महीने भर का नाश्ता हो जाता था। कुछ बच ही जाता था, सिनेमा वाना देखता था, उसमें आदमी घूमता फिरता था। तो एक अलग समय था। अब किसी को पता नहीं था हमारे घर में कि साइंस कॉलेज क्या है कुछ है। मैं तो पहली बार गया था तो बरसात का समय था, बिना चप्पल जूता के धोती पहन के गया था। हमारे एक मौसेरे भाई थे, अक्षयवर राय,
वो PWD में खजांची थे। जी। एक कुबेर सिंह थे जो हमारे रिश्तेदार थे, वो डिफेंस के ऑडिट में काम करते थे, CDA जो पटना में, CDA में। तो उनके यहाँ मैं रहता था, गया मिला। तो पहली बार आया तो लोगों ने हमको चप्पल खरीदा, फ़ोटो नहीं खिंचाया। तो मुझे याद है कि BN कॉलेज पटना के गेट के सामने फुटपाथ पर फ़ोटो खींचने वाले लोग रहते थे, वहाँ फ़ोटो खिंचाया। वो फ़ोटो आज भी उसी तरह से है, उसके बाद का फ़ोटो फेंट हो गया। जी। तो घर के लोगों को कोई लालसा भी नहीं थी, कोई इच्छा भी नहीं थी, कोई बहुत उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, ज़रूर जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे रिश्तेदारी में, वो चाहते थे कि हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ें। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग का प्री साइंस का रिजल्ट निकला, इंजीनियरिंग में फॉर्म भरा, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। मेरा और नीतीश कुमार दोनों का एक साथ हुआ, हम लोग सहपाठी थे जी। हम लोगों ने तय किया कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा जाएगा। हम लोगों ने फिर साइंस कॉलेज के BSc पार्ट 1 में एडमिशन लिया। तो उस समय 2 बार 3 बार रिमाइंडर आता था कि साहब आपका सिलेक्शन हो गया है। अंतिम कॉल आया तो सबके घरों से दबाव रहता था। नीतीश कुमार जी ने एडमिशन ले लिया बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। मैं भी गया, एडमिशन लिया, मगर फिर मैंने छोड़ दिया। मैं फिर फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ाई किया, MSc फिजिक्स से। 1970-72 का बैच था हम लोगों का जी। तो घर के लोग, जो मेरे घर के लोग थे, माँ पिताजी, उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या करूँगा। पढ़ रहा हूँ बस इतना ही काफ़ी था। क्या करूँगा, क्या कमाऊँगा, क्योंकि लोग संतुष्ट थे, छोटा परिवार था, 5 बहनें थी, उनकी शादी वादी हो गई थी। तो इसलिए कोई मेरे घर से कोई दबाव नहीं था, इसलिए मैं साइंस कॉलेज में MSc से पढ़ाई किया। तो आप कुल मिला के जो है सेल्फ मेड आदमी हैं, क्योंकि कोई घर में सेल्फ मेड क्या है, देखिए MSc पास करने के बाद हमारे जितने MSc में 30 विद्यार्थियों का बैच होता था उस समय। तो फिजिक्स ऑनर्स में जितने हमारे विद्यार्थी थे, उसमें से मुझे लगता है कम से कम 19 लोग ऐसे हैं जो IAS IPS सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं में आए। सब लोग तैयारी करते थे। अब मेरा संबंध विद्यार्थी परिषद से हो गया, RSS से हो गया, थोड़ा मैं समय ज़्यादा देता था। तो मेरे दोस्त ही हमको थोड़ा डांटते फटकारते थे, कहाँ घूमते हो, साइकिल पर घूमते रहते हो, करते हो, पढ़ाई करो, सब करो। तो मैंने पढ़ाई भी किया। हम लोगों ने IAS का फॉर्म भी भरा, मुझे याद है कि 1973 में जी। मैं भी भरा था, सभी भरे थे। मगर कुछ पारिवारिक ऐसी घटना हो गई, और जिस घटना के कारण मैं इम्तिहान नहीं दे सका। उसके बाद साल 2 साल तक, 3 साल तक सिलसिला टूटा रहा। JP मूवमेंट में भी काम करते थे हम लोग। एक पारिवारिक समस्या थी, उसका भी समाधान करना था। तो मेरी वो गाड़ी छूट गई। हमारे सारे दोस्त अच्छे अच्छे पदों पर गए, अब तो सब रिटायर हो गए हैं, मगर मेरे नसीब में यही लिखा था कि इधर आना है जी। हाँ, तो मतलब राजनीति में फुल टाइम जो आप पर आप RSS में और भी इसमें विद्यार्थी परिषद में थे, ये भाजपा में आके, और देखिए मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, फुल टाइमर इमरजेंसी में अंडरग्राउंड काम किया। लोकवाणी पत्रिका का संपादन करके बांटते थे हम लोग। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष हुए, तो पार्टी तो एक हो गई। जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस संगठन, समाजवादी पार्टी, चारों मर्ज हो गए। मगर इनका मर्जर भी नारंगी की तरह था, ऊपर से एक थे, फांक विद्यमान थी। तो उस समय शरद यादव जी हम लोग के मित्र थे, वो युवा जनता के अध्यक्ष हुए जी। अब वैचारिक थोड़ा मतभेद हुआ। RSS के लोगों ने तय किया कि युवा मोर्चा हम भी अलग बनाएंगे, तो जनता युवा मोर्चा बना उस समय। अच्छा। तो एक जनता पार्टी के 2 यूथ फ्रंट हुए, एक के शरद यादव जी अध्यक्ष हुए, दूसरे के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी हुए। अच्छा। और तब मुझे उसमें पद्धति थी, मैं RSS का काम करता था, तो मुझसे ये कहा गया, गोविंदाचार्य जी थे, सब लोग थे, इन लोगों ने मिल के कहा कि तुम जाओ राजनीति में जाओ और जनता युवा मोर्चा के संगठन मंत्री के रूप में काम करो। बिहार झारखंड तब एक था, और संगठन मंत्री का पद उस समय संघ परिवार के संगठनों में बहुत जिम्मेदारी का पद माना जाता था। मैंने 2-2.5 साल काम किया। अच्छा। फिर मुझे याद है उस समय मेरा थोड़ा जनसंघ के लोगों से मतभेद हो गया। जनसंघ घटक के लोग जो जनता पार्टी में थे, उनसे बड़ा मतभेद हो गया। लंबा प्रोसेस है, अंत में मुझे राजनीति से अलग होना पड़ा। फिर घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि जब विभाजन हुआ, जनसंघ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बना लिया, तो हम लोग जनता पार्टी के साथ ही रह गए जी।
और तब मैं सत्येंद्र नारायण सिंह यहाँ के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो 1980 में मुझे जनता पार्टी का महामंत्री बनाया गया बिहार और झारखंड का, और मैंने 4 साल बहुत मन लगाकर काम किया। थोड़ा सा एक हल्का मतभेद हुआ। चंद्रशेखर जी ने उस समय, जैसे आज राहुल गांधी ने पदयात्रा किया है जी, तो चंद्रशेखर जी ने उस समय 1983 में लंबी पदयात्रा की थी, दिल्ली तक की थी उन्होंने, कन्याकुमारी से। उस समय जगह जगह पर लोग उनको ज़मीन देते थे और ट्रस्ट बनवाते जाते थे। भोड़सी आश्रम बना था, बड़ा ट्रस्ट बना था। पता नहीं, मुझे ट्रस्ट से थोड़ी सी दुराव था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में AR अंतुले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनके ट्रस्ट के कारण ही एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, उनको हटना पड़ा। तो मैंने चंद्रशेखर जी से कहा कि देखिए, ये सब ठीक है, ट्रस्ट बनाना ठीक नहीं है, नियंत्रण नहीं रहता है, बाद में लोग उस पर काबिज हो जाते हैं और नाम बदनाम होता है, तो लोग कहेंगे कि ये चंद्रशेखर जी जनता एडिशन ऑफ अंतुले हैं, ये सब हुआ। तो मैं उसका समर्थन नहीं करता था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं विरोध करूं। एक राज्य के एक पार्टी का मैं महामंत्री था केवल जी, मगर मतभेद बढ़ गया। तो मैंने 84 के जुलाई में मैंने जनता पार्टी के महामंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। मुझे याद है उस समय ओलंपिक का खेल आरंभ हुआ था, तो मैं अलग हो गया, और अलग होकर मैंने किसानों के लिए खेतिहर मंच बनाकर, JP विचार मंच बनाकर जयप्रकाश जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए मैं काम करता रहा। 1984 के चुनाव में जो हुआ सभी जानते हैं। 1985 में चुनाव हुआ बिहार में, अपोजिशन बुरी तरह हार गया। कर्पूरी जी ने उस समय 7 आदमियों की एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाई, उसमें मुझे भी रखा। लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा थे, कर्पूरी जी थे, हम लोग थे, कि हम लोग अध्ययन करें कि क्यों 1985 के चुनाव में हार गए लोग। मैं राजनीति में नहीं था, उसमें मैं पत्रकारिता में आ गया था जी। हम लोगों ने रिपोर्ट दिया, अच्छी रिपोर्ट थी। उसके आधार पर कर्पूरी जी ने कई तरह के परिवर्तन भी कराए, और तब मैं किसान आंदोलन, JP विचार मंच करते करते नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान का एडिशन पटना से आरंभ हुआ। दीनानाथ मिश्रा जी नवभारत टाइम्स के संपादक थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप हमारे अखबार में आ जाइए, उप संपादक के रूप में आप काम करिएगा। सुबह बुलाया उन्होंने, मैंने बहुत विचार किया। मैं सुबह गया तो दीनानाथ जी ने एक कागज़ पर कुछ लिख के रखा था। जब मैंने कहा कि दीनानाथ जी, मैं अखबार ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, जितना काम दीजिएगा मैं करूँगा, मैं पत्रकार के रूप में काम करूँगा, मगर अखबार नहीं करूँगा। हाँ जी। तो उन्होंने कागज़ दिखाया, देखिए मैंने पहले से लिख कर रखा था कि ये इनकार करेंगे। एक मणिमाला हुआ करती थी, बड़ी अच्छी पत्रकार, वो भी वहाँ उनके सामने थी, मणिमाला भी थी। तो फिर उनसे एक एग्रीमेंट हुआ कि अखबार का 1 पेज हफ्ते में ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होगा, सारा मैटर मैं तैयार करूँगा। उसके बाद बुधवार और शुक्रवार को मैं कृषि पर और वित्त पर समाचार राइटअप लिखूँगा। ये वहाँ से आरंभ हुआ, बुधवार्ता और शुक्रवारता करके हमारा नवभारत फीचर पेज छपता था। ये काम करते करते दीनानाथ जी चले गए, फिर अरुण रंजन जी आए जी। तो दीनानाथ जी चले गए तो हम लोग भी नवभारत टाइम्स छोड़ दिए। फिर अरुण रंजन जी ने पकड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, काम करिए आप। तब मैं फ्रीलांसर के नाते काम करने लगा, बाज़ाब्ता पत्रकार होकर। मेरा एक्रेडिटेशन भी हो गया फ्रीलांस जर्नलिस्ट के नाते बिहार में। और हमको बहुत काम दिया उन्होंने भी। अरुण रंजन जी ने कहा कि आप एक फीचर पेज लिखेंगे जो एडिट पर छपेगा, एडिट पेज पर हर हफ्ते छपेगा, और वित्त के बारे लिखेंगे, बिहार की वित्त व्यवस्था के बारे में। तो मैंने लिखा उसको। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप कोई समाचार देंगे, न्यूज़ देंगे, तो हम लोग उसको एंकर के रूप में फर्स्ट पेज पर छापेंगे। तो यही मैं जो भी समाचार खोज के लाता था, एंकर पेज पर एक एंकर के रूप में छपता था। और एक मैं साप्ताहिक लेख लिखता था एडिट पेज के लिए। उस लेख का अंत में मुझे लोगों ने कहा कि आप छपवाइए। तो हाल में एक किताब छपी है, समय का लेख नाम से, हमारे सारे आर्टिकल छपे हैं। और वित्त के विषयों पर लिखते लिखते
मुझे मौका मिला कि दस्तावेज़ों का अध्ययन करूं, बजट का अध्ययन करूं, जो वित्त ये होते हैं CAG जो रिपोर्ट देती है उसका अध्ययन करूं, फिर फाइनेंस कमीशन के लिए जो सरकारें दस्तावेज बनाती हैं सबका अध्ययन किया मैंने, और सबका विश्लेषण करने पर मैंने घोषणा किया कि पशुपालन विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं सिक्स सेंस मेरा काम कर रहा था कि भाई जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं वो बताते हैं कि घोटाला हो रहा है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था उस समय। और उसी समय मेरे पास आडवाणी जी का बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बड़ा भीड़ होती थी, प्रोग्राम बना, दीनानाथ मिश्रा उनके साथ आए थे। अच्छा। दीनानाथ मिश्रा जी, बलवीर पूंज और कंचन गुप्ता थे टेलीग्राफ के। जी, अभी वो INB में है। हाँ, तो ये तीनों ही आडवाणी जी के साथ यात्रा में कवरेज करने के लिए घूमते थे। दीनानाथ जी ने मुझे बुलवाया सुरेंद्र किशोर जी के माध्यम से। हम लोग बैठे, सुरेंद्र किशोर जी ने कहा कि दीनानाथ जी कुछ कहना चाहते हैं। दीनानाथ जी ने मुझसे कहा कि भाई आप 1984 के बाद से राजनीति से अलग हैं, 80 के पहले आप संघ के थे, सब थे, तो आडवाणी जी चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होइए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अब राजनीति में जाने का मेरा मन नहीं है। दीनानाथ जी ने कहा मगर आडवाणी जी मिलना चाहेंगे तो मिलिएगा ना। तो मैंने कहा मैं दौड़ के मिलूँगा आडवाणी जी जैसे व्यक्ति से। तो सुबह में नाश्ते पर हम लोग बैठे, तय हुआ आडवाणी जी के यहाँ। ताराकांत झा अध्यक्ष थे, ताराकांत जी के घर में आडवाणी जी थे, कैलाशपति मिश्रा थे, RSS के प्रांत प्रचारक थे, गोविंदाचार्य थे, ताराकांत जी थे। जलपान हम लोग कर रहे थे। तो आडवाणी ने कहा कि देखो ये गोविंदा है, तुम्हारे पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं जितने, सबके सब मिस करते हैं, तुम आ जाओ हम लोगों के साथ काम करो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आडवाणी जी, मैं आपकी पूरी प्रतिष्ठा इज्जत करते हुए मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं 1984 से JP विचार मंच, खेतिहर मंच, जिसके नाते काम कर रहा हूँ पत्रकार के नाते, एक समूह बना है हम लोगों का। उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें शिवानंद तिवारी हैं, जाविर हुसैन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं सब लोगों से चर्चा करूँगा मुझे क्या करना चाहिए। तो कैलाशपति मिश्रा ने कहा कि कब तक समय लोगे? तो मैंने कहा होली तक, होली के बाद में, होली तक बता दूंगा। दूसरा मैंने कहा कि मुझे उस समय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, उस सरकार ने मुझे सिंचाई आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया जी। मैं उसकी रिपोर्ट मैंने फाइनल कर दिया है, मैं रिपोर्ट भी सौंप दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर ताराकांत जी बड़ी नाराज़ हुए, दीनानाथ जी मतलब बहुत नाराज़ हुए कि आडवाणी जैसा व्यक्ति आपको कहा, आपने इनकार कर दिया। तो मैंने कहा मैंने इनकार कहाँ किया, मैंने तो कहा मैं सोच विचार करूँगा, जरा मित्रों से परामर्श करूँगा। तो होली के बाद फिर कैलाशपति मिश्र, गोविंदाचार्य जी, इन्होंने पूछा, मैंने कह दिया कि मैं काम करूँगा। तब 1983 के मई में मुझे याद है कि पटना में 1993 में पटना में बाई इलेक्शन हो रहा था, पटना लोकसभा सीट का। उसमें ये खड़ा थे, अभी बीजेपी में आ गए हैं जनता पार्टी के जी, रामकृपाल यादव जी, वो RJD कैंडिडेट, शैलना श्रीवास्तव जी के थे। तो मैंने कहा मैं काम करना शुरू करता हूँ। मैंने काम करना शुरू किया। रामकृपाल जी थे और मुझे उन लोगों ने पहले बुद्धिजीवी मंच का महामंत्री बनाया, फिर प्रवक्ता बनाया। फिर मुझे 1994 में कहा गया कि JP के जन्मदिन पर, इस लालू के सरकार के 4 साल हो गए हैं, कोई लालू जी पर अभी तक आरोप नहीं लगा है, शासन के बारे, भ्रष्टाचार के बारे, गरीब के बेटा है, ये सब लगा है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक आरोप पत्र तैयार हो। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा आरोप पत्र तैयार। मैंने आरोप पत्र तैयार कर दिया और मैंने 8 या 9 तारीख को आरोप पत्र दे दिया। 44 पॉइंट का आरोप पत्र था। उसमें 10 पॉइंट पशुपालन घोटाला के बारे में थे, 2 पॉइंट अलकतरा घोटाले के बारे में थे, ये चीज़ें थी। अब लोगों ने देखा, परामर्श किया, मुझसे कहा कि भाई इसका तो कोई सबूत हम लोग, तो मैंने कहा मेरे पास तो विश्लेषण है आंकड़ों का। तो अंत में उन्होंने कहा कि तब आप ही इसको रिलीज़ कर दीजिए। पहले था कि बड़े नेता करेंगे। तो मैंने 11 अक्टूबर 1994 को रिलीज़ किया। ये 12 अक्टूबर के अखबारों में छपा भी। और मैंने कहा कि पशुपालन घोटाला हो रहा है। कोई मानता नहीं था। रामकृपाल सिंह थे, जिनकी पत्नी मृदुला सिन्हा जी राज्यपाल थी गोवा की, और वो राज्य मंत्री थे मोरारजी भाई की सरकार में। उस समय पूर्णकालिक कार्यालय प्रभारी के नाते काम करते थे। वो रोज़ मुझसे बहस करते थे
ये संभव ही नहीं है साहब, सीएजी है, विधानसभा की समितियां हैं, सब हैं, कैसे घोटाला हो जाएगा, कैसे एक्सेस विड्रॉल हो जाएगा। मैंने कहा हो रहा है। और बाद में 96 में जब सीएजी की रिपोर्ट आई, ये साबित हो गया, तब वो बड़ा पशुपालन घोटाला के रूप में निकला। और कई बातें इसमें मुझे थोड़ी परेशानी भी उस समय हुई। सर, आप लालू जी भी आपके मित्र थे, जैसे नीतीश जी हैं, लालू जी, तो कभी आपको इस बात के लिए नहीं मतलब सोचा कि लालू जी बुरा मान जाएंगे, या जब भाजपा खुल के नहीं आ रही थी? नीतीश जी तो हमारे सहपाठी थे जी। हॉस्टल में हम लोग साथ थे, रूम शेयर करते थे, ये सारे उनके संबंध थे। लालू जी से निकटता थी, वैसी गाढ़ी मित्रता नहीं थी जी, मगर संबंध 1974 से ही थे। तो लालू जी को मैंने कहा था कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, लालू जी आपको सचेत होना चाहिए। अरे ना ना जा, कुछ ना हुई, सब ठीक बात। तो मैंने लालू जी को कहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा था। पर जब तथ्य सामने आ गया तो तथ्य को सामने रखना मेरी प्राथमिकता थी। लालू जी को उस समय नहीं पता था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। लालू जी को जिनको बताना चाहिए था उन्होंने बताया नहीं लालू जी को। इस कारण से लालू जी परेशान हुए। वीएस दुबे साहब एक किताब लिख रहे हैं, ऑथेंटिक डिटेल उस समय का देंगे वो, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो अब एक बार मामला निकल गया तो निकल गया, मगर लालू जी के विरुद्ध हम लोगों ने इतना किया, सब किया, पर कभी भी लालू प्रसाद ने व्यक्तिगत द्वेष नहीं पाला कि आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है तो जरा मैं कुछ नुकसान कर लूँ। थोड़ा मोड़ा हाफना हुफना किया उन्होंने, समर्थक लोग कर देते हैं। हाँ ना, गुमला में कुछ काम कर रहे थे, उसमें कुछ हुआ, कुछ नुकसान हुआ हम लोग का, पर कभी भी उन्होंने व्यक्तिगत शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। और जितना होने के बाद भी लालू जी जब 2013 में गिरफ्तार हुए रांची में, तो मैं उनसे मिलने जेल गया था 2013 में जी, क्योंकि हम लोगों के मित्र थे या मित्र हैं, और यहीं पर गिरफ्तार हुए, तो मुझे लगा कि एक बार जेल में जाकर मिलना चाहिए। लंबी बातचीत हुई। तो लालू जी कुछ इस पे आपको कहा नहीं कि भाई क्या कर दिए, मतलब ये सब चीज़ें तो होती रहती थी, मगर व्यक्तिगत बातचीत में जी उन्होंने बताया कि हो गई, सब हो गई, आगे देखल जाए। अच्छा। उस समय मुझे याद है कि मैं एक धारावाहिक जैसा लिख रहा था पशुपालन घोटाले पर हिंदुस्तान अखबार में। जी जी। तो लालू ने जरूर उन्होंने कहा कि अब छोड़ दो, बहुत हो गई जी। तो मैं क्या छोड़ता, अखबार नहीं छोड़ दिया, अखबार नहीं रोक दिया वहाँ से जी। तो ये सब चीज़ें होती थी। देखिए लालू जी एक आदमी के व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं जी। अब हर लोग उस व्यक्तित्व के एक पहलू को ही पकड़कर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने संबंध बनाते हैं। अगर समग्रता में देखा जाए तो मैं जब चुनाव में खड़ा हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ में 2019 में, तो अचानक लालू जी का फ़ोन आया। हमारा एक प्रतीक शर्मा नाम का लड़का हमारा सहायक के रूप में था, उस मोबाइल से फ़ोन आया, उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। तो हमने क्या हुआ जी? वो लालू प्रसाद ने फ़ोन किया है। तो फिर दोबारा उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि जा हम तोरा के समर्थन कर दिले बनी। अच्छा। कौनो हमारा पार्टी वाला कुछ गड़बड़ करिए, तो फ़ोन नंबर दे दिया। तो उनको धन्यवाद दिए, चलिए अच्छा है। तो अब ऐसी स्थिति होती है। मैं देखता हूँ लालू प्रसाद हैं, नीतीश हैं, एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति है कि नीतीश कुमार को भी जो खूब गाली देते रहा है, गाली दे के अलग हो गया है, तो दोबारा फिर उनको बुला लेते हैं। शिवानंद तिवारी जी उदाहरण, शिवानंद जी हैं, अभी इनका आ रहा है, अभी कुशवाहा जी हैं, उसके पहले हमारे मंगनी भाई थे। तो ये लोग बहुत द्वेष नहीं पालते। चेंज हो गया क्या? आप जो है लालू यादव तो आपको आपके विरोध के बाद भी आपके साथ उनका संबंध ठीक रहा, लेकिन आपकी जो पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और आप उस मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जब आप बात उठाते थे तो वो क्यों उतना ज़्यादा संबंध खराब हो गया? पता नहीं। मैं तो सामान्य तौर पे मैंने लालू जी को भी बताया, मधु कोड़ा को भी बताया था मैंने। मधु कोड़ा हम लोग बड़ी प्रिय कार्यकर्ता थे जी। मैं तो महामंत्री था पार्टी का, बड़ी प्रेम का संबंध था। उनको भी मैंने बताया, लिख कर दिया, 3-3 4-4 चिट्ठियाँ बना के गलत हो रहा है। अब अपनी सरकार में तो मैं मंत्री था तो कैबिनेट में उठाता था। मैं कहूँगा कि 400-500 करोड़ रुपए की बचत हुई, मैंने कई मुद्दों को उठाया। एक उदाहरण है, रामगढ़ से पतरातू तक जो सड़क बन रही थी, उसमें आया था कि 100 करोड़ रुपया और भी सैंक्शन इसके लिए किया जाए, इसकलेशन हो गया है।
मैंने विश्लेषण किया, इतना मोटा लोगों ने कंसल्टेंट से बना कर दिया था। मैंने कहा कि नहीं हुआ है साहब, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो कैबिनेट में तय हुआ कि विकास आयुक्त अमित खरे थे, उसकी जांच करेंगे जी। अमित खरे ने बाद में बताया कि सर ये जो कंपनी है एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी, राज्य सरकार की है, इसके तो अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव, तो मैं कैसे मुख्य सचिव के अध्यक्ष वाली कंपनी की जांच करूंगा। जांच नहीं हुआ और पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे कई मामले में मैंने इनको सचेत किया, बताया, मैं बोलता था। अब लेकिन निजी वो मतलब, हाँ, लोग निजी लेते थे कि हम, अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया और कई लोग आपसे सवाल किए होंगे कि इतने लंबे राजनीतिक सफ़र में भाजपा के साथ ही आप ज़्यादा रहे, तो क्या घर वापसी की कोई गुंजाइश दिख रही है या आपकी इच्छा है? मुझसे जो कहता है जी, मैं उसको यही जवाब देता हूँ कि अगर आप बाघ के सामने खड़ा हो गए, अचानक आपके सामने बाघ आ गया, तो जो करना होगा बाघ करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। जी। तो अगर जो पूछता है कि घर वापसी होगी कि नहीं, तो जो घर वाले हैं उनका रुख क्या है, उनका रवैया क्या है, आज तक तो मेरे पास किसी ने प्रस्ताव नहीं भेजा। और मैं भी दिल्ली भी जाता हूँ तो मिलता नहीं हूँ, लोग चर्चा होगी कि लगता है पार्टी में आने के लिए पहल कर रहे हैं। अपने तय मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि इस जीवन में राजनीति की जो पारी खेलनी है मैं खेल चुका हूँ। अब मेरे मन में कोई और उपलब्धि हासिल हो, कोई और महत्वाकांक्षा हो, ऐसी है नहीं। चलते चलते रास्ते में कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे सरयू राय जी। इनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए कई पहलुओं के बारे में आपने आज जाना होगा। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।